हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौकी प्लस एकेडमी। आज हम एसएससी एमटीए 2024 का मॉक टेस्ट 4 करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको 3 मॉक टेस्ट करा दिए हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं, आप जाकर देख सकते हैं, वो हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच स्टेट्स आर इन्वॉल्व्ड इन द जॉइंट वेंचर ऑफ चंबल प्रोजेक्ट? चंबल परियोजना के संयुक्त उद्गम में कौन कौन से राज्य शामिल हैं? राजस्थान हरियाणा, राजस्थान उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान मध्य प्रदेश। देखिए, चंबल परियोजना में कौन कौन से राज्य शामिल हैं? तो चंबल परियोजना में राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य शामिल हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, याद रखेंगे। अब हम और भी परियोजना देख लेते हैं जो कि एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आ जाती हैं। देखिए, परियोजना देखेंगे, उनकी नदी देखेंगे, उनके राज्य देखेंगे कहाँ पर हैं। देखिए, सबसे पहले आती है माता टीला परियोजना। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर है और ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा है कोटेश्वर परियोजना। कोटेश्वर परियोजना भागीरथी नदी पर है और ये उत्तराखंड में स्थित है। इसके अलावा फिर आती है टिहरी बांध परियोजना। नाम सुना हुआ आपने, काफी अधिक इंपोर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में आई हुई है टिहरी बांध परियोजना। ये भागीरथी और भिलंगना नदी पर है और ये उत्तराखंड में स्थित है। इसके अलावा सलाल और दुलहस्ती परियोजना, ये चिनाब नदी पर है और ये जम्मू और कश्मीर में स्थित है। इसके अलावा फिर आती है बलगेहार परियोजना। ये चिनाब नदी पर है और ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसके अलावा है फिर भाखड़ा और नाथक पाचाकोरी और कोल डैम परियोजना। भाखड़ा, नाथ पाचाकोरी और कोल डैम परियोजना ये सतलज नदी पर है और ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। रिहंद परियोजना, ये सोनभद्र नदी पर है और ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, रिहंद परियोजना। ठीक है, इसके अलावा फिर आती है सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है और ये गुजरात में स्थित है, सरदार सरोवर परियोजना। एक है साबरमती परियोजना, ये नर्मदा नदी पर है और ये गुजरात में स्थित है, साबरमती परियोजना। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बेगम हजरत महल ने कहां से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो बेगम हजरत महल ने कहां से 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया था? लखनऊ से, जगदीशपुर से, कानपुर से या इलाहाबाद से? देखिए, बेगम हजरत महल ने लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लखनऊ। ठीक है, याद रखेंगे। इस अब देखते हैं जगदीशपुर से कहां से किसने नेतृत्व किया था। जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था। तथा इनके विद्रोह को दबाया किसने था? ली ग्रांड ने। ये ब्रिटिश अधिकारी थे, ब्रिटिश अधिकारी ली ग्रांड ने जगदीशपुर के विद्रोह को दबा दिया था, जो कि किसने किया था? वीर कुंवर सिंह ने किया था। इसके अलावा फिर कानपुर, कानपुर के विद्रोह को नाना साहब ने, कानपुर में विद्रोह नाना साहब ने किया था और इनके विद्रोह को कैंपबेल ने दबाया था। किसने दबाया था? कैंपबेल ने दबाया था। इलाहाबाद, इलाहाबाद में विद्रोह किया था लियाकत अली ने और इनके विद्रोह को दबाया था कर्नल नील ने। ठीक है, इसके अलावा लखनऊ के विद्रोह को भी कैंपबेल ने ही दबाया था। कानपुर और लखनऊ दोनों के विद्रोह को दबाया किसने था? कैंपबेल ने दबाया था। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारियों में श्वसन किसके द्वारा होता है? स्तनधारियों में श्वसन किसके द्वारा होता है? गलफड़ों के द्वारा, त्वचा के द्वारा, फेफड़ों के द्वारा या फिर श्वास नली के द्वारा? देखिए, स्तनधारियों में श्वसन जो होता है वो किसके द्वारा होता है? वो फेफड़ों के द्वारा होता है। ठीक है, अच्छा, स्तनधारियों में श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है। अब हम देख लेते हैं गलफड़े के द्वारा, त्वचा और श्वास नली के द्वारा किसमें श्वसन होता है। गलफड़े के द्वारा जलीय जीवों में गलफड़े के द्वारा श्वसन होता है। त्वचा के द्वारा केंचुओं में श्वसन होता है। इसके अलावा श्वास नली के द्वारा कीट में श्वसन होता है। ठीक है, याद रखेंगे कि श्वास नली के द्वारा कीट में होता है, त्वचा के द्वारा केंचुओं में, ठीक है, और जोंक में भी होता है। इसके अलावा गलफड़े के द्वारा जलीय जीव में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 में किसका उल्लेख किया गया है? समान सिविल संहिता, या फिर समान न्याय को बढ़ावा देना और मुफ्त कानूनी सहायता, या फिर समान काम, समान कार्य के लिए समान वेतन, और या फिर ग्राम पंचायतों का संगठन? देखिए, 39A में किसका उल्लेख है? देखिए, समान सिविल संहिता आर्टिकल 44 में है। ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन ये आर्टिकल 39 में है, आर्टिकल 39 में, ना कि 39A में। और ग्राम पंचायतों का संगठन ये आर्टिकल 40 में, यानी कि आर्टिकल 40 में है। तो एक ही बचा, आर्टिकल 39A में क्या है? समान न्याय को बढ़ावा देना और मुफ्त कानूनी सहायता, ये आर्टिकल 39A में है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ठीक है, अच्छा, ये सब कैसे? ये सब नीति निर्देशक तत्व हैं। और नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किसमें है? हमारे संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक। कहां से कहां तक है? आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है हमारे संविधान के भाग 4 में। ठीक है, अच्छा, नीति निर्देशक तत्व को कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। और आर्टिकल 39 देख लेते हैं। देखिए, आर्टिकल 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी कि तथा संसाधनों का उचित वितरण, ये आर्टिकल 39 में है। आर्टिकल 39 के ए में क्या है? निःशुल्क कानूनी सहायता, ये आर्टिकल 39 के ए में है।
आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन है, और आर्टिकल 46 में है SC ST OBC आरक्षण। इसके अलावा आर्टिकल 44 में समान सिविल संहिता आर्टिकल 44 में है। ठीक है, याद रखेंगे, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिक्त स्थान भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, राष्ट्रपति होता है, मुख्य न्यायाधीश होता है, या प्रधानमंत्री होता है? देखिए, भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक के उत्तराधिकारी थे। कौन थे गुरु नानक के उत्तराधिकारी? गुरु हरगोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु रामदास, या फिर गुरु अंगद देव? देखिए, गुरु नानक के उत्तराधिकारी गुरु अंगद देव थे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गुरु अंगद देव। अच्छा, गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की थी। अच्छा, अब देख लेते हैं सिख धर्म के कितने गुरु थे? 10 गुरु थे। हम 10 गुरुओं के नाम देखेंगे। सबसे पहले गुरु नानक देव आए थे। गुरु नानक देव के बाद गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव के बाद फिर आए थे गुरु अमरदास साहिब और गुरु रामदास। गुरु रामदास ने ही अमृतसर की स्थापना की थी, याद रखेंगे। इसके अलावा फिर आए थे गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव आए थे, 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव। छठे गुरु थे गुरु हरगोविंद, ये छठे गुरु थे। फिर 7वें गुरु थे गुरु हरराय साहब, और 8वें गुरु थे गुरु हर कृष्ण साहब। 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर साहब, और 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, तो ये 10 गुरु थे सिखों के। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देवानाम प्रिय और प्रियदर्शी उपाधियों को किसके द्वारा अपनाया गया था? देवानाम प्रिय और प्रियदर्शी उपाधियों को किसके द्वारा अपनाया गया था? सिकंदर के द्वारा, बिंदुसार के द्वारा, चंद्रगुप्त या अशोक के द्वारा? देवानाम प्रिय प्रियदर्शी, ये इनको जो अपनाया गया था, इनको अशोक के द्वारा अपनाया गया था। अशोक किनके पुत्र थे? अशोक बिंदुसार के पुत्र थे। और बिंदुसार किनके पुत्र थे? बिंदुसार चंद्रगुप्त के पुत्र थे। चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, और अशोक ही मौर्य साम्राज्य के एक सम्राट थे। ठीक है, अशोक मौर्य साम्राज्य के कौन थे? एक सम्राट थे। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता प्राप्त आखिरी नृत्य है? इनमें से कौन सा ऐसा नृत्य है जो शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता प्राप्त आखिरी नृत्य, यानी कि सबसे बाद में, इनमें से किस नृत्य को सबसे बाद में शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता मिली है? मणिपुरी को मिली है, भरतनाट्यम को मिली है, कथकली को, या फिर सत्रिया को? तो ये है सत्रिय नृत्य। सत्रिय नृत्य को सबसे बाद में मान्यता मिली है। ठीक है, देखिए 2000 में संगीत नाटक अकादमी के द्वारा शास्त्रीय नृत्य घोषित किया गया है। इसको सत्रिय नृत्य को कब घोषित किया गया? 2000 में संगीत नाटक अकादमी के द्वारा शास्त्रीय नृत्य घोषित किया गया है। हम देख लेते हैं भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, और कौन कौन से भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य इसे देख लेंगे। ठीक है, अच्छा कौन कौन से इसे देखते हैं? कथक है, कथक उत्तर प्रदेश में है। अच्छा, उत्तर प्रदेश से रिलेट करता है कथक। मणिपुरी जो है मणिपुर से रिलेट करता है। इसके अलावा सत्रिय नृत्य असम का है। इसके अलावा ओडिसी उड़ीसा का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। मोहिनीअट्टम केरल से है, और कथकली भी केरल से है। इसके अलावा फिर आता है भरतनाट्यम, तमिलनाडु से है। भरतनाट्यम कहाँ से है? तमिलनाडु से है। तो ये हमारे 8 शास्त्रीय नृत्य हो जाते हैं। इंपोर्टेंट है, आप उन्हें याद रखेंगे कौन सा नृत्य कहाँ से संबंधित है। क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा आपसे। ठीक है, आइए चलते हैं। इसके अलावा इनको ठीक है, ये शास्त्रीय नृत्य के रूप मानते थे, ऊपर वाला नीचे आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किसने अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया था? इनमें से किसने अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया था? अबुल कलाम आजाद ने, सैयद अहमद खान ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, या फिर मोहम्मद इकबाल ने? ठीक है, अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व सैयद अहमद खान ने किया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सैयद अहमद खान की ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उस वैज्ञानिक का नाम जिसने पहली बार मच्छर के पेट की जांच की और यह साबित किया कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं, और उनके शोध के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ऐसे कौन से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने मच्छर के पेट की जांच की थी और उन्होंने ये पता किया था कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं? रोनाल्ड रॉस हैं, चार्ल्स डार्विन हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, या फिर ग्रेगर मेंडल हैं? तो ये कौन है? तो ये है रोनाल्ड रॉस। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रोनाल्ड रॉस। ठीक है, रोनाल्ड रॉस ने मच्छर के पेट की जांच की थी और ये पता किया था कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं। अच्छा, मलेरिया किसकी वजह से होता है? मलेरिया प्रोटोजोआ की वजह से होता है। उसका नाम है प्लाज्मोडियम। क्या नाम है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से मलेरिया रोग फैलता है। अच्छा, अब देखते हैं डार्विन ने किसकी खोज की थी? डार्विन ने विकास का सिद्धांत दिया था। किसका सिद्धांत दिया था? डार्विन ने विकास का सिद्धांत दिया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज की थी, और ग्रेगर मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है।
ठीक है। ग्रेगर मेंडल को आनुवंशिकता का जनक या पितामह कहा जाता है। इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। इसके अलावा फ्लेमिंग ने सबसे पहले एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज की थी। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारतीय शासक हर्षवर्धन शासनकाल के समकालीन था? इनमें से कौन सा ऐसा दक्षिण भारतीय शासक था जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल के समकालीन था? कृष्णदेव राय, दंती दुर्ग, पुलकेशिन द्वितीय और मयूर वर्मा। ठीक है, हर्षवर्धन के समकालीन था। हर्षवर्धन के समकालीन कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पुलकेशिन द्वितीय। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में युद्ध हुआ था जिसमें हर्षवर्धन हार गए थे। हर्षवर्धन कहाँ के शासक थे? हर्षवर्धन कन्नौज के शासक थे। कहाँ के थे भैया? कन्नौज के शासक थे। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य कौन किसके द्वारा चुने होते हैं? तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य किसके द्वारा चुने होते हैं? लोगों द्वारा चुने गए होते हैं, संसद द्वारा चुने गए होते हैं, या फिर गृह मंत्रालय द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, या फिर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं? ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य। ठीक है, याद रखेंगे। और इनको किसकी सलाह पर? मंत्रिमंडल की सलाह पर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी की वाव, यानी कि उसे रानी का कुआं भी बोलते हैं, रानी की वाव जो कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में है, में स्थित है। कहाँ पर स्थित है भैया? ये रानी की वाव कहाँ पर स्थित है? गुजरात में है, राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में है, या मध्य प्रदेश में है? ठीक है, रानी की वाव जो कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में है, ये गुजरात में स्थित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात में स्थित है। अच्छा, एक और है गुजरात में जो कि यूनेस्को में स्थित है, वो क्या है उसे हम देख लेते हैं। यह है चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक पार्क। चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक पार्क, ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे। इसको 2004 में यूनेस्को में शामिल किया गया था, और ये रानी की वाव को 2014 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भैया, रानी की वाव वाला क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आता है, और इसे नया नया ही यूनेस्को में शामिल किया गया है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं राजस्थान। राजस्थान में कौन कौन से यूनेस्को की विरासत स्थल हैं। तब देखिए, जंतर मंतर यूनेस्को में शामिल है, केवड़ादेव राष्ट्रीय पार्क ये भी यूनेस्को में शामिल है, चित्तौड़गढ़ का किला यूनेस्को में शामिल है, कुंभलगढ़ का किला है, इसके अलावा रणथंभौर का किला है, नाहर का किला है, और जैसलमेर का किला है। ये सब किसमें? राजस्थान में। राजस्थान की कुछ विश्व विरासत स्थल हैं, यूनेस्को की कुछ विश्व विरासत स्थल हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की। देखिए, उत्तर प्रदेश में आगरा का किला और ताजमहल ये भी विश्व विरासत सूची में शामिल है। मध्य प्रदेश में देखेंगे, मध्य प्रदेश में है खजुराहो के स्मारक, कांची के बौद्ध स्मारक, और भीमबेटका के चट्टानी निवास, ये मध्य प्रदेश के हैं जो कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हैं। ठीक है, याद रखेंगे। सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज पूछी जा सकती है। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो खजुराहो के, सांची के, भीमबेटका के पूछे जाते हैं, और रानी की वाव काफी अधिक पूछी जाती है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आध्यात्मिक सत्य की खोज के लिए स्थापित तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? यानी कि आपको बताना है कि भैया कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने, दयानंद सरस्वती ने, देवेंद्र नाथ टैगोर ने, या फिर महादेव गोविंद रानाडे ने? देखिए, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना जो की थी वो की थी देवेंद्र नाथ टैगोर ने। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी? राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की, और महादेव गोविंद रानाडे ने इन्होंने पूर्ण सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है। अच्छा, 6 अक्टूबर 1839 को देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्वरंजनी सभा की स्थापना की थी, जिसका नाम बदलकर बाद में तत्वबोधिनी सभा कर दिया था। ठीक है, इसके अलावा राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की, और महादेव गोविंद रानडे ने पूर्ण सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इब्न बतूता एक यात्री निम्नलिखित में से किस देश से था? यानी कि इब्न बतूता किस देश से आया था? इब्न बतूता जो आया था वो मोरक्को से आया था। कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मोरक्को। ठीक है, याद रखेंगे। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था और मोरक्को का यात्री था। अच्छा, इसने एक पुस्तक लिखी थी, रेहला। रेहला पुस्तक किसकी है? इब्न बतूता की रेहला पुस्तक है। ठीक है, याद रखेंगे। ये किसके समकालीन आया था, किसके शासनकाल में आया था? ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, 1325, जिसने मोहम्मद बिन तुगलक जिसने शासन किया था 1325 से लेकर 1351 तक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसकी विद्वता से खुश होकर इसे दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, किसको? इब्न बतूता को। इसके अलावा इसी के कहने पर मोहम्मद बिन तुगलक ने डाक विभाग प्रारंभ किया था।
डाक विभाग प्रारंभ किया था इब्न बतूता के कहने पर, और इब्न बतूता के नेतृत्व में मोहम्मद बिन तुगलक ने एक दूत मंडल चीन में भेजा था। ठीक है, याद रखेंगे, सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत का राष्ट्रपति किसकी सलाह पर सत्र पूरा होने से पहले लोकसभा को भंग कर सकता है? किसकी सलाह पर, और किसकी सलाह पर सत्र पूरा होने से पहले लोकसभा को भंग कर सकता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर, मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर, लोकसभा अध्यक्ष की सलाह पर, या फिर उपराष्ट्रपति की सलाह पर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? इसका सही जवाब हो जाएगा प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास, रबी और खरीफ के बीच की फसल के ऋतु को क्या कहा जाता है? रबी और खरीफ के बीच की फसल ऋतु को क्या कहा जाता है? अमन, औस, बोरो या जायद? ये सभी को पता होगा, रबी और खरीफ के बीच की फसल को जायद कहा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जायद। ठीक है, अब रबी खरीफ और जायद की फसल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, भारत में 3 प्रकार की मुख्यतः फसल उगाई जाती हैं। सबसे पहले की बात करेंगे जायद की फसल, जो कि इन दोनों के बीच में ही उगाई जाती है, रबी और खरीफ के बीच में उगाई जाती है। ठीक है, ये फसल मार्च में बोई जाती है और मई में काट ली जाती है। इसमें मुख्य रूप से सब्जी, तरबूज, खीरा और ककड़ी आ जाते हैं। क्या क्या आते हैं? सब्जी, तरबूज, खीरा, ककड़ी जायद की फसल में आ जाते हैं। फिर आती है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल जो है ये जुलाई के महीने में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। इसमें मुख्य रूप से चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का आ जाते हैं खरीफ की फसल में। ठीक है, इसके अलावा फिर आती है रबी की फसल। रबी की फसल में ये फसल ठंड के दिनों में नवंबर में बोई जाती है और मार्च में काट ली जाती है। रबी की फसल, रबी की फसल ठंड के दिनों में बोई जाती है, मार्च में काट ली जाती है। इसमें पानी की आवश्यकता कम होती है। जैसे गेहूं, सरसों, चना, मटर, जौ, ये रबी की फसल में आ जाते हैं। इसके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, ये खरीफ की फसल में आते हैं। गेहूं, सरसों, चना, मटर, जौ, ये रबी की फसल में आते हैं। जायद की फसल में सब्जी, तरबूज, खीरा, ककड़ी आते हैं। ठीक है, देखिए ये एग्जाम्पल है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछ लेता है भैया बाजरा किसकी फसल के उदाहरण है, तो ये आपको बताना होता है खरीफ की फसल का उदाहरण है। ठीक है, याद रखेंगे, इसके एग्जाम्पल जरूर याद रखने। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इनमें से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? इनमें से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये आपसे ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कि भैया इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। देखिए, भारत के संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, ये क्या मौलिक कर्तव्य नहीं है? जी बिल्कुल है, ये मौलिक कर्तव्य। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये भी आपका मौलिक कर्तव्य है। इसके अलावा भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, ये भी आपका मौलिक कर्तव्य है। अनिवार्य सैनिक सेवा प्रदान करना, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, अनिवार्य सैन्य सेवा प्रदान करना। ठीक है, मौलिक कर्तव्य कहाँ पर है, किस आर्टिकल में है, ये हम देख लेंगे, कहाँ से लिया गया ये भी देखेंगे। देखिए, मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य। ये हमारे संविधान के भाग 4 के का आर्टिकल 51A में है मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या। देखिए, मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था हमारे संविधान में। ठीक है, याद रखेंगे, कब शामिल किया गया था? 1976 में। लेकिन वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, 10 नहीं है, अब 11 मौलिक कर्तव्य। अब ये 11वां मौलिक कर्तव्य कब आया था? 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य आया था। ठीक है, याद रखेंगे। अब हम सारे मौलिक कर्तव्य देख लेते हैं, 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं। सबसे पहला आता है कि संविधान का पालन करना, इसके आदर्श संस्था, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक तथा राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, ये आपका कर्तव्य होगा। इसके अलावा है राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों का पालन करना, ये भी आपका कर्तव्य है, ये बी पार्ट में है। सी में है कि देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना, ये मौलिक कर्तव्य के सी पार्ट में है। और डी में है देश की रक्षा करना और राष्ट्र की सेवा करना, ये डी में है। ठीक है, और ई में आ जाता है देश के लोगों में नम्रता तथा भाईचारा बनाए रखना, ये आपका ई मौलिक कर्तव्य है। फिर एफ में आता है कि देश की समृद्धि तथा गौरवपूर्ण समृद्धि की रक्षा करना, देश की समृद्धि और गौरवपूर्ण समृद्धि की रक्षा करना, ये भी आपका मौलिक कर्तव्य है, ये एफ पार्ट में है। और जी में आता है ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना, ये जी है। और एच में है पर्यावरण, वन्य तथा वन्य जीव की रक्षा करना, ये एच में है। इसके अलावा आई में है, यानी कि 10वां मौलिक कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, ये 9वां मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, फिर 10वां मौलिक कर्तव्य आ जाता है व्यक्तिगत तथा सामूहिक भलाई के लिए तैयार रहना, व्यक्तिगत तथा सामूहिक भलाई के लिए तैयार रहना, ये 10वां मौलिक कर्तव्य है। फिर 11 में आता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के अभिभावक का यह कर्तव्य होगा
कि वे अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएं। ये 11वां मौलिक कर्तव्य है और इस मौलिक कर्तव्य को 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत में मनाया जाने वाला फसल उत्सव है? इनमें से कौन सा फसल उत्सव है दक्षिण भारत में? पोंगल ओणम, ओणम बिहू, पोंगल बिहू या फिर पोंगल ओणम बिहू? देखिए, पोंगल तमिलनाडु में, ओणम जो था केरल में मनाया जाता है, बिहू जो मनाया जाता है वो असम में मनाया जाता है। और बिहू जो है ये पूर्वी राज्य है, तो बिहू तो हो ही नहीं सकता, उसने हमसे दक्षिण भारत का पूछा है। ठीक है, तो दक्षिण भारत में बिहू नहीं आता है, तो इसका ये जहां जहां बिहू है वो सारे कट जाएंगे, तो एक ही जगह बिहू नहीं है, ये वो है ए। और आज जैसा कि आपको पता है, पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है, ओणम केरल में मनाया जाता है, और दोनों के दोनों दक्षिण राज्य हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, इसके अलावा पोंगल तमिलनाडु में, ओणम केरल में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक हड्डी से दूसरी हड्डी को जोड़ने का काम कौन करती है? एक हड्डी से दूसरी हड्डी को जोड़ने का काम कौन करती है? लिगामेंट, टेंडम, सेलक्सर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कौन जोड़ती है भैया एक हड्डी से दूसरी हड्डी? एक हड्डी से दूसरी हड्डी जोड़ती है लिगामेंट। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लिगामेंट। ठीक है, याद रखेंगे। देखिए, हड्डी और मांसपेशी जो जोड़ी जाती है वो टेंडम के द्वारा हड्डी और मांसपेशी जोड़ी जाती है, और हड्डी प्लस हड्डी जो जुड़ती है वो लिगामेंट के द्वारा जुड़ती है। ठीक है, और मांसपेशियों से मांसपेशियां जो जुड़ती हैं वो सेलेक्सर के द्वारा जुड़ती हैं। ठीक है, जो मांसपेशी मांसपेशी जुड़ती है तो सेलेक्सर कहते हैं, हड्डी प्लस हड्डी तो लिगामेंट, और हड्डी प्लस मांसपेशी टेंडम। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? स्वीडन को, फिनलैंड को, एस्टोनिया को या फिर नॉर्वे को? 1000 झीलों की भूमि किस देश को कहा जाता है? किस देश को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है फिनलैंड को। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, फिनलैंड। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक। अच्छा, देखिए, नॉर्वे को लैंड ऑफ मिडनाइट कहा जाता है, और स्वीडन को द एलिगेंटेड कंट्री कहा जाता है। स्वीडन को द एलिगेंटेड कंट्री और नॉर्वे को लैंड ऑफ मिडनाइट कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस राज्य न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में महाराष्ट्र और गोवा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव सम्मिलित हैं? तो किस भैया किस किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में सारी चीजें आती है? महाराष्ट्र भी आ जाता है, गोवा भी आ जाता है, दादरा और नगर हवेली भी आ जाती है। किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में? औरंगाबाद, नागपुर, पणजी और मुंबई। तो किस में आ जाता है भैया? देखिए, औरंगाबाद, नागपुर, पणजी, मुंबई, ये किस में आता है? ये आ जाता है केवल मुंबई में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बम्बई में।